हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और देखा जाए तो आपकी परीक्षाएं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी थी वो परीक्षा हो चुकी है। और वापस से हम लोग अपने करंट अफेयर पर आते हैं और करंट अफेयर को फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखा जाए तो 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, क्योंकि देखा जाए तो 4 अक्टूबर तक के करंट अफेयर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट थे, वीडियो पड़े हुए, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पर 5 अक्टूबर से देखा जाए तो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। कुछ जो कोर एरिया थे जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना थी, यूपी स्पेशल हो गया, वह उसमें देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाले सवाल हो गए, तो वो सारे वीडियो आना स्टार्ट हो गए थे। इस वजह से देखा जाए तो डेली करंट अफेयर की क्लास वहां पर रोक दी गई थी और वापस से देखा जाए एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक के वीडियो को कवर करेंगे। तो ये 2 वीडियो होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में देखा जाए तो आपके जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सारे करंट अफेयर की सवाल और जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस डेली करंट अफेयर 2025 25 से 28 अक्टूबर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। सबसे पहला पॉइंट है तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए 2022 के लिए तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखा जाए तो भारतीय दासन विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग का अध्यक्ष है, इनका नाम क्या है, प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स। ठीक है, प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स। पर्यावरण विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको देखा जाए तो तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में आपसे पूछे कि तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो नाम याद रखना, इनका नाम है प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स। और ये कहाँ के देखा जाए विभागाध्यक्ष है, एचओडी है। तो ये समुद्री विज्ञान विभाग जो है भारतीय दासन विश्वविद्यालय, इसी के देखा जाए जो समुद्री विज्ञान विभाग है उसके विभागाध्यक्ष है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह सम्मान तमिलनाडु राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें 50,000 रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। देखा जाए तो प्रोफेसर जेम्स को समुद्री अनुसंधान और सतत पर्यावरणीय प्रथाओं में प्रचार के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए जो ये तमिलनाडु विज्ञान पुरस्कार है, ये प्रतिवर्ष उन शोधकर्ता वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखा जाए असाधारण शोध और नवाचार के माध्यम से समाज और नीति निर्माण में प्रेरक भूमिका निभाई है, और इसी वजह से आर्थर जेम्स का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखा जाए तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने थर्मोफिसर साइंटिफिक के साथ भारत के बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछे कि भारत के बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो डीपीआईआईटी है इसके द्वारा भारत में जो बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, या किस उद्देश्य से थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ समझौता किया गया है। तो भारत में बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ डीपीआईआईटी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखा जाए तो इस साझेदारी के तहत होगा क्या कि अगले 3 वर्षों में 500 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप को तकनीकी सहायता, निवेश, संपर्क, प्रशिक्षण और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए देखा जाए तो बायोवर्स चैलेंज और बायोवर्स मेंटर्स सर्कल जैसी पहल भी शुरू की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह सहयोग जो है ये स्टार्टअप इंडिया और थर्मो फिशर की वैश्विक विशेषज्ञता को एकजुट करते हुए भारत के जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसके बारे में देखा जाए यहां पर चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। परीक्षा में आपसे पूछा कि माई भारत मोबाइल ऐप कहां से लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो ये ऐप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ठीक द्वारा विकसित एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो युवाओं और स्वयं सेवक इंटर्नशिप, मेंटरशिप, कौशल विकास और करियर अवसरों को आपस में जोड़ता है। यहां देखा जाए तो ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, जल्द ही अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, और यह पहल युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो माई भारत ऐप है, माई भारत मोबाइल ऐप,
माई भारत मोबाइल ऐप को कहां से लॉन्च किया गया? दिल्ली से। किसके द्वारा? मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली युवाओं पर केंद्रित है ये। आगे देखते हैं, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस योजना को मंजूरी। अब ये जो मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस योजना है, इसको मंजूरी प्रदान की गई है और इससे संबंधित जो पॉइंट है उनको आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए की मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस योजना को मंजूरी दी है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस योजना जो है, इसका देखा जाए तो कुल बजटीय प्रावधान कितना है, कितने रुपए का इसका जो आकार है योजना का, ये कितने रुपए का है? तो 11,440 करोड़ रुपए का इसका आकार है। ठीक है, इतने रुपए की योजना होगी, इतने लागत की होगी। और यहां पर देखा जाए इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 से 31 तक दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ठीक, 2030 से 31 तक जो दाल उत्पादन है, पल्सेस का उत्पादन है, दालों का उत्पादन है, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। देखा जाए तो यूपी पीसीएस आपसे कथन वाले सवाल जो है ये खूब पूछ रहा है, दो कथन करके खूब आपसे पूछ रहा है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि यहां पर देखा जाए ये जो योजना है, ठीक है, ये जो आपकी योजना है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ये योजना कब से कब तक संचालित होगी? सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 25-26 से शुरू होगी और ये 30-31 तक चलती रहेगी। ठीक है, और यहां पर देखा जाए दाल उत्पादन को 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा 350 लाख टन उत्पादकता तक बढ़ाने का इसका उद्देश्य रखता है योजना। ठीक है, और योजना में देखा जाए उपज, जो उच्च उपज वाली किस्मों का विकास, बीज वितरण, पीपीएस के तहत तूर, उड़द और मसूर खरीद सुनिश्चित करना, साथ ही साथ देखा जाए 1000 प्रसंस्करण इकाइयों के विकास भी शामिल किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो दालों में आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना जो है 2025-26 से 30-31 तक प्रभावी होगी, योजना संचालित की जाएगी। देखा जाए तो यह पहल आयात निर्भरता घटाने, किसानों की आय बढ़ाने और सतत जलवायु सहिष्णु कृषि को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, और इसी वजह से ये योजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए यूनेस्को का मांडिया कार्ट 2025 सम्मेलन, ठीक, चर्चा करते हैं। आयोजन कहां पर किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया। और भूमिका की चर्चा करते हैं यहां पर, तो अस्मिता प्रसाद साराभाई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की सह अध्यक्षता की। ठीक है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र था उसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अस्मिता प्रसाद साराभाई के द्वारा की गई है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये जो मांडिया कार्ट है 2025 यूनेस्को का, इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ था? कथन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है भविष्य में। यहां पर चर्चा करते, थीम क्या था? तो सतत विकास हेतु संस्कृति की शक्ति को उजागर करना इसका विषय था, थीम था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए मुख्य विषय सांस्कृतिक अधिकार, डिजिटल युग के संस्कृति, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पर यह केंद्रित था। देखा जाए तो भागीदारी की चर्चा कर लेते, तो यहां पर 150+ देशों के प्रतिनिधि और 150+ सांस्कृतिक मंत्री शामिल हुए। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो अतिरिक्त सचिव सुश्री अमिता प्रसाद साराभाई के द्वारा किया गया। जो अमिता प्रसाद साराभाई थी, इनके द्वारा किया गया। परिणाम क्या रहा यहां पर देखा जाए तो युवा मंच के निष्कर्ष, नागरिक समाज के हस्तक्षेप और परिणाम दस्तावेजों को यहां पर अपनाया गया। आगे चर्चा करते हैं गज रक्षक मोबाइल ऐप। अब ये जो गज रक्षक मोबाइल ऐप है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो गज रक्षक मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ती हाथी आबादी और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से देखा जाए तो गज रक्षक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि गज रक्षक मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश के जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहीं पर जो मानव हाथी संघर्ष है, ठीक है, मानव हाथी संघर्ष, उसको कम करने के उद्देश्य से, और जो बढ़ती हाथी आबादी है, बढ़ती हाथियों की जो आबादी है धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसके बीच में जो मानव हाथी संघर्ष है वो हो रहा है, तो उस वजह से देखा जाए इस ऐप को लॉन्च किया गया और ये गज रक्षक मोबाइल ऐप है। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखना कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये गज रक्षक मोबाइल ऐप है। यहां पर देखा जाए इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व बाघ दिवस पर भोपाल में शुरू किया था। और यहां पर एक पॉइंट की चर्चा कर ले तो ये ऐप हाथियों के रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर गांवों और वन अधिकारियों को अलर्ट भेजता रहता है।
ठीक है, अब ये गांवों को अलर्ट भेजता रहेगा, जिससे पहले ही लोग अलर्ट हो जाएंगे कि हाथी का जो जत्था है वो इधर आ रहा है, तो सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, जिससे मानव हाथी संघर्ष जो है उस पर विराम लग सके। देखिए यहां पर देखा जाए तो इसमें ऑफलाइन मोड, एसएमएस, वॉइस कॉल और सायरन अलर्ट जैसी सुविधाएं हैं। हाथियों की संख्या अब 40 से बढ़कर लगभग 65 हो गई है। यहां पर बांधा हुआ टाइगर रिजर्व जो है, यहां पर हाथियों की संख्या जो है ये बढ़कर कितनी हो गई है, 40 से 65 हो गई है। देखा जाए तो यह पहल मानव वन्यजीव सह अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगे चलते हैं, 12वीं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ठीक है, जो 12वीं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं यहां पर, तो देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित 12वीं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट की हिमालयी पारिस्थितिकी और सतत विकास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन जो था यह इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव ने किया था। ठीक, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा जो 12वीं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो देहरादून में किया गया था। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि 12वीं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया था, देहरादून में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरे में विश्व का तीसरा स्थान, विश्व में तीसरे स्थान पर है। जो भारत है ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में देखा जाए तो विश्व में तीसरे स्थान पर है। चर्चा करें यहां पर, तो देखा जाए भारत ने 2025 में 22 लाख मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न किया है, जिससे वह दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक बन गया है। ई कचरा के मामले में देखा जाए, जैसे आप सब जानते ही हैं कि आप लैपटॉप यूज करते, कंप्यूटर यूज करते, फिर उसके बाद में टीवी, फ्रिज। अब इसका देखा जाए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितने भी गैजेट आप यूज करते, खराब हो जाते हैं, अब क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब वो फेंक देते हैं तो वो ई कचरा ही हो गया, ठीक है। और वो ई कचरा जो है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी है। और ई कचरे के मामले में देखा जाए, जो भारत है पूरे विश्व भर में देखा जाए तो 22 लाख मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन किया, ई कचरे का उत्पादन। और इसी के साथ देखा जाए पूरे विश्व में ई कचरे के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। यहां पर देखा जाए अनौपचारिक पुनर्चक्रण के कारण श्रमिकों और समुदायों को सीसा, मरकरी और कैडमियम जैसे विषाक्त तत्वों से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। यहां देखिए विशेषज्ञों ने कम निगरानी, कम जागरूकता और असुरक्षित निपटान को प्रमुख कारण बताया है। यहां पर देखा जाए जो ये उत्पादन बढ़ रहा है ई कचरे का, यहां पर ई कचरे का प्रमुख जो बढ़ती मात्रा है उसके पीछे बताया गया है कि कम निगरानी, कम जागरूकता और असुरक्षित निपटान को बताया गया है। यहां पर देखा जाए समस्या के समाधान हेतु सख्त नियम, उपभोक्ता जागरूकता, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया है, ताकि डिजिटल प्रगति के साथ पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को संतुलन बना रह सके। और ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में पूछेगा कि किस स्थान पर ई कचरा उत्पादन में। और जो ई कचरा है ना, ई कचरा, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, मुख्य परीक्षा, क्योंकि आप में से देखा जाए तो हजारों लोग मुख्य परीक्षा लिखेंगे, ठीक है, मेंस इस बार यूपीपीसीएस का लिखेंगे। और उस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन, ये सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन, ठीक, प्रबंधन में चुनौतियां, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया तो ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे जरूर से, कि भारत किस स्थान पर है, कितना डाटा आपको लिखना होगा वहां पे, आंसर में डाटा जरूर आपको लिखना होगा, तभी आपका जो आंसर है आप सीधे सीधे जनरली, ऐसे नहीं कि टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर इत्यादि के माध्यम से जो कचरा उत्पन्न होता है ये कचरा कहलाता है, ये सब जनरल चीजें होती हैं, ये सब जनरल चीजें होती हैं। आपको डाटा फैक्ट लिखना होगा, चुनौतियां क्या है वो सारी बातें आपको लिखनी होगी, मेंशन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए एनसीआरबी का डाटा है, जो सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना पर एनसीआरबी का डाटा, ठीक है, रिपोर्ट है, चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 1.73 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, जो पिछले वर्ष 2022 का जो आंकड़ा था उससे देखा जाए तो 17,261 अधिक है। यहां पर हम बात करें तो कुल 4.64 लाख दुर्घटनाओं में लगभग 4.47 लाख लोग घायल हुए। और देखा जाए दोपहिया वाहन सबसे अधिक प्रभावित रहे, 46% जो एक्सीडेंट हुए रोड एक्सीडेंट, उसमें दोपहिया वाहन यानी कि बाइक वगैरह जो है उनका सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में मौत सर्वाधिक हो रही है। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मौतें कहां पर हुई हैं पूरे भारत में, सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मौत जो हुई है तमिलनाडु में हुई है और उत्तर प्रदेश में हुई है। और उसमें भी देखा जाए जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट जो हुए हैं वो किसके, वो बाइक एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गति। 59% बताया गया कि जो दुर्घटनाओं में मौत हुई है
दुर्घटना होने का कारण जो बताया गया है वो मुख्य रूप से यही बताया गया है, ओवर स्पीडिंग। ठीक है, 24% बताया गया है कि लापरवाह ड्राइविंग, जबकि अधिकांश हादसे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच हुए हैं। ज्यादातर हादसे जो हुए हैं वो शाम को 6 से 9 के बीच में हुए हैं। देखा जाए रिपोर्ट में कड़े ट्रैफिक नियम, सुरक्षित सड़क निर्माण और जागरूकता की आवश्यकता पर बल भी प्रदान किया गया, मतलब बल दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन। अब ये जो राष्ट्रीय भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, इसके बारे में आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। और देखा जाए तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। जो राष्ट्रीय भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? परीक्षा में आपसे सीधे पूछे कि आयोजन कहां पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया था। यहां पर बात करें तो सम्मेलन में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, नागरिक केंद्रित शासन और स्वदेशी तकनीकी समाधान पर जोर दिया गया। ठीक है, इसी दौरान देखा जाए तो रेवेन्यू डायरी, इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और घुमंतु जनजातियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया। स्वामित्व कार्ड वितरण जैसी प्रमुख पहले जो थी उनको भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, यहां पर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी आधारित भूमि प्रबंधन, आपदा तैयारी और समावेशी शासन पर गहन चर्चा की गई। तो याद रखना, परीक्षा में आपसे पूछे कि राष्ट्रीय भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया। यह पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और सवाल आपसे पूछे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर जो पहला है ये तो सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? दूसरा गलत इसलिए है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा नहीं, इसका आयोजन जो हुआ था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसी वजह से देखा जाए जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन केवल सही है। चलिए आगे देखते हैं। सुमित अंतिल ने लगातार तीसरी बार F64 जेवलिन विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक, सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक के खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है। और देखा जाए लगातार तीसरी बार F64 जेवलिन विश्व कप जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। चर्चा करें यहां पर तो भारत के पैरा एथलीट है सुमित अंतिल। इन्होंने 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, याद रखना कि 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसी वजह से महत्वपूर्ण है, भारत में इसका आयोजन किया गया था। इसका वेन्यू जो है वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पर देखा जाए लगातार तीसरी बार F64 जेवलिन थ्रो गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है सुमित अंतिल ने। उन्होंने 71.37 मीटर का थ्रो कर नया चैंपियन रिकॉर्ड बनाया है, जो उनके 2023 के 70.83 मीटर रिकॉर्ड से बेहतर है। ठीक है, यह उनका तीसरा विश्व खिताब है और लगातार छठा गोल्ड मेडल है, जबकि पिछले खिताब में उन्होंने 2023 में पेरिस और 2024 कोबो में जीते थे। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार इन्होंने जो F64 कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता सुमित अंतिल ने। आगे देखते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम का फेज 3 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम है BRCP है, इसके फेज 3 को मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। तो देखा जाए तो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम है इसके फेज 3 को मंजूरी दी है। यहां पर देखा जाए तो ये कार्यक्रम 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा, जिसकी कुल अनुमानित लागत देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, 1500 करोड़, 1000 DBT और 500 करोड़ जो है ये वेलकम ट्रस्ट यूके द्वारा यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ चर्चा करें तो इसे DBT वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के माध्यम से लागू किया जाएगा। जो ये परियोजना है, जो बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखा जाए तो किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो DBT वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। यहां देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास करना, अंतर विषयक बायोमेडिकल शोध को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय शोध अवसंरचना को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फेज 3 में रिसर्च फेलोशिप, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स और रिसर्च मैनेजमेंट प्रोग्राम शामिल होंगे, जो मेंटरशिप, नेटवर्किंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं निलिट। यहां पर जैसे आप CCC वगैरह करते हैं ना, तो आप जो सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं निलिट के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यहां पर देखा जाए निलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी
प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नीलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समान डिजिटल शिक्षा तक पहुंच और उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम के माध्यम से जो युवा हैं उनको कौशल युक्त बनाना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस अवसर पर मंत्री ने मुजफ्फरपुर, बालासोर, तिरुपति, लुंगलेई और दमन में 5 नए नीलिट केंद्रों का उद्घाटन भी किया वर्चुअल माध्यम से। ठीक है, यानी कि 5 नए नीलिट केंद्र जो है उनका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। वो 5 नए नीलिट केंद्र कहां कहां पर? मुजफ्फरपुर, बालासोर, तिरुपति, लुंगलेई और दमन में इनका जो वर्चुअली उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, और नीलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए की आबादी 4 साल में 62% बढ़ गई है। जो हिम तेंदुए हैं इनकी आबादी में देखा जाए तो एक तीव्रतर वृद्धि दर्ज की गई है। यहां पर जो तेंदुए हैं, तेंदुए की आबादी 4 सालों में 62% तक बढ़ गई है। चर्चा करते इस पॉइंट पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए की आबादी 2021 में 51 से बढ़कर 2025 में 83 हो गई है, जो 62% की वृद्धि को दर्शाता है। यहां पर देखा जाए तो 26,000 वर्ग किलोमीटर में कैमरा ट्रैप्स के जरिए किए गए अध्ययन से स्थानीय समुदायों की भागीदारी से यह सफलतापूर्वक जो परीक्षण था या सर्वेक्षण था, संरक्षण प्रयास था, वो उजागर हुआ। यहां पर बात करें तो सर्वे में पल्लास की बिल्ली और ऊनी उड़न गिलहरी जैसी दुर्लभ प्रजातियों का अवलोकन भी दर्ज किया गया है, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाने का भी कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम है इसके बारे में एक एक कर पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो खान मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम लॉन्च की है। परीक्षा में आपसे पूछे कि क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो खान मंत्रालय है उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखा जाए जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए, कितना? 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। चलिए देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ई वेस्ट, प्रयुक्त लिथियम आयन बैटरी और धातु स्क्रैप जैसी द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना ताकि भारत खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सके। ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरियां होती हैं या ई वेस्ट होते हैं या धातु स्क्रैप होते हैं, उनसे जो द्वितीयक स्रोत होते हैं, अन्य द्वितीयक स्रोत होते हैं, उनसे जो खनिज उनमें होते हैं, उन खनिजों का पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से देखा जाए तो ये क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। 1500 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन। अब ये जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ है, जूनियर वर्ल्ड कप, इसमें भारत का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नई दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 26 पदक, ओलंपिक इवेंट में 19 और गैर ओलंपिक में 7 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ISSF जूनियर विश्व कप जो था इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो था इसका आयोजन 2025 का जो ISS जूनियर वर्ल्ड कप था इसका आयोजन कहां पर किया गया? भारत में किया गया। और भारत ने देखा जाए तो पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? शीर्ष स्थान, यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत ने 6 स्वर्ण, 8 रजत, 5 कांस्य पदक जीते, जबकि जो AIN है, ठीक है, AIN और इटली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चलिए देखते हैं प्रमुख उपलब्धियों में मुकेश जो नीलावली है, इन्होंने पुरुषों के 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक और तेजस्विनी सिंह ने महिला वर्ग में देखा जाए तो रजत पदक हासिल किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। अब ये जो साबर डेयरी प्लांट है, इस साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 350 करोड़ रुपए की लागत से बने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है। अब ये साबर डेयरी प्लांट कहां पर अवस्थित है, कहां पर स्थापित है? परीक्षा में से पूछे तो ये स्थापित है हरियाणा के रोहतक में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा। देखा जाए तो यह प्लांट देश का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट है जो दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आगे देखें, नमो वन परियोजना की आधारशिला। अब ये जो नमो वन परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह 2025 के अवसर पर हरियाणा के मानेसर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अक्टूबर 2025 में नमो वन परियोजना की आधारशिला रखी है।
ठीक है। देखा जाए तो यह कार्यक्रम सेवा पर्व थीम पर आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी के माध्यम से हरित भारत के लक्ष्य को साकार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो याद रखना, नमो वन परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है, हरियाणा के मानेसर में रखी गई है, हरियाणा के मानेसर में रखी गई है। जबकि जो साबर डेयरी प्लांट था ये कहां पर उद्घाटित किया गया, तो ये हरियाणा के रोहतक में स्थापित किया गया है। इसी वजह से देखा जाए कंफ्यूजिंग हो सकता है, रोहतक और मानेसर दोनों याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये जो यूएनटीसीसी चीफ्स हैं, इनके कॉन्क्लेव हुआ है 2025, इसके बारे में चर्चा करें। देखा जाए यहां पर तो भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगाध्यक्षों सम्मेलन में बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, वियतनाम सहित कई देशों के जो चीफ हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना योगदानकर्ता देश है उनके प्रमुखों का सम्मेलन होने जा रहा है। इसी को आप यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, केनिया, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, वियतनाम जो प्रमुख देश हैं जो शांति रक्षकों में सहयोग करते हैं, यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उनमें सहयोग करते हैं, वहां के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये आयोजन कहां पर होगा, ये आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक। ठीक है, चलो देखें तो सम्मेलन का उद्घाटन मानेकशॉ केंद्र में होगा, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के भविष्य और वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना है। आगे देखें पैसिफिक रीच 2025। अब ये जो पैसिफिक रीच 2025 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है महत्वपूर्ण खबर, देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में पार्टिसिपेट किया है, जो 15 से 25 सितंबर 2025 तक चला था। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यह अभ्यास सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। भारत की ओर से आईएनएस निस्तार पर सवार पनडुब्बी रेस्क्यू यूनिट ने भाग लिया था और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभियानों में अपनी दक्षता का प्रदर्शन भी यहां पर किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय डीएसआरवी टाइगर एक्स ने इस अभ्यास के दौरान पहली बार भारतीय महासागर या हिंद महासागर क्षेत्र में बाहर गोता लगाया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि भी रही। चलिए साइक्लोन शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइक्लोन शक्ति, साइक्लोन शक्ति देखा जाए तो साइक्लोन शक्ति अरब सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है, साइक्लोन शक्ति जो है देखा जाए तो साइक्लोन शक्ति अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बनकर गुजरात तट की ओर बढ़ा। इस चक्रवात का नाम श्रीलंका ने दिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये चक्रवात है, ये साइक्लोन शक्ति जो है कोई युद्ध अभ्यास नहीं है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास नहीं है, ये पॉइंट पहले याद दिमाग में रखना। शक्ति युद्ध अभ्यास से कंफ्यूज मत कर लेना। ठीक है, या साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो किया जाता है, ठीक, साइक्लोन 1 मिस्र के साथ किया जाता है, तो उससे भी कंफ्यूज मत कर लेना। साइक्लोन मिस्र के साथ, शक्ति जो है वो फ्रांस के साथ किया जाता है। यहां पर देखा जाए साइक्लोन शक्ति एक चक्रवात है बेसिकली। क्या है ये चक्रवात है जो अरब सागर में बना और उत्तर पूर्वी भाग में बनकर गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। यहां पर देखा जाए इसका नाम किसके द्वारा सुझाया गया, तो श्रीलंका के द्वारा सुझाया गया। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार यह प्रणाली तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी वर्षा का कारण बन सकती है। आगे चर्चा करें, भारत को अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत को अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो भारत को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित समारोह में अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता उपलब्धि की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो भारत की ओर से यह सम्मान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसे यह प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार मिला है। यानी कि ISSA पुरस्कार पाने वाला जो भारत है ये दुनिया का 5वां देश है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। आगे देखें, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। अब ये जो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपकी पूंजी आपका अधिकार जो अभियान है किसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। कहां से, गुजरात के गांधीनगर से। देखा जाए तो यह 3 महीने चलने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य नागरिकों को दावा न की गई जमा राशि
बीमा भुगतान, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड आय से पता लगाकर उन्हें वापस दिला रहा है। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनकी जमा राशि होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि बीमा भुगतान, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, फिर भूल गए, और उसका जो लाभांश हुआ वो दावा उन्होंने किया नहीं तो उनको मिलता ही नहीं है। तो यही सारी चीजें पता लगाकर उनको वापस दिलाना, जो उनका लाभांश है, लोगों को वापस दिलाने के उद्देश्य से देखा जाए तो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जरूर याद रखना, निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखें, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कहीं पहली शब्द आप देखें तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए, सानो ताइकची जो है, ये जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी पार्टी जो है, इसकी नेता चुनी गई है। ठीक है, और 15 अक्टूबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। यानी कि आज जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो उस टाइम देखा जाए, जो साने ताइकची है, ठीक है, साने ताइकची है, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। देखा जाए तो 64 वर्षीय ताइकची सोगोरू इशिबा जो है, उनके उत्तराधिकारी होंगी। जो शिगेरू इशिबा थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और उनके बाद ये जो ताइकची हैं, साने ताइकची, ये बनेंगे प्रधानमंत्री। देखा जाए तो यह नियुक्ति जापान में पुरुष प्रधान राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। आगे चर्चा करें, कलाकार ए रामचंद्रन की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन। अब ये जो ए रामचंद्रन है, इनकी स्मृति में देखा जाए तो केरल में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है, और उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो कलाकार ए रामचंद्रन की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह संग्रहालय कोल्लम स्थित श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर में बनाया गया है, जहां ए रामचंद्रन के जीवन और कला पर आधारित एक स्थायी प्रदर्शनी भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कलाकार ए रामचंद्रन की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण कहां पर किया गया है, तो केरल में किया गया। केरल में पूछे कहां पर, तो कोल्लाम में किया गया। कोल्लाम में कहां पर, श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिसर जो है, यहीं पर ये संग्रहालय स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए, गोवा में माझे घर योजना का शुभारंभ किया गया है। माझे घर योजना चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में माझे घर योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, जो ये माझे घर योजना है, परीक्षा में आपसे पूछे कि माझे घर योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है गोवा से। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी है ये, और इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित कर उनके निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, जो सरकारी और सामुदायिक भूमि पर घर बने हुए हैं, उनको देखा जाए नियमित करना, और साथ ही साथ उनके जो निवासी उस घर में निवास करने वाले लोग हैं, उनको उस घर का स्वामित्व प्रदान कर देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चर्चा करें। बिहार में मखाना उत्पादन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। ठीक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी बिहार में मखाने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो पटना में आयोजित मखाना महोत्सव जो 4 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया, इसी दौरान केंद्रीय जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा बिहार में मखाना उत्पादन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके तहत होगा क्या कि इसके तहत खेत से बाजार तक की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए डेमो फार्म और मॉडल केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही साथ नवगठित मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो कार्यक्रम में मखाना टू द वर्ल्ड फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक का विमोचन भी किया गया, या लोकार्पण किया गया इस पुस्तक का। इस किताब का नाम याद रखना, मखाना टू द वर्ल्ड फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन। अब ये जो अभ्यास कोंकण 2025 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भारत यूके नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक भारत के पश्चिमी तट पर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आयोजन था, ये कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। यहां पर देखें तो इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारत की ओर से INS विक्रांत
के नेतृत्व में करियर बैटल ग्रुप, जबकि ब्रिटेन की ओर से देखा जाए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25 ने भाग लिया। यहां पर देखा जाए इस वर्ष अभ्यास में नॉर्वे जापान भी सहयोगी देश के रूप में शामिल हो रहे हैं, और इसी वजह से ये जो अभ्यास कोंकण है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभ्यास कोंकण है ये बेसिकली भारत और यूके की नौसेना के बीच में होता है। परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, दो कथन देगा। पहला कथन कि अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन भारत और यूके की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया अक्टूबर 2025 में, और दूसरा कथन दे देगा कि यहां पर देखें इस अभ्यास में नॉर्वे और जापान सहयोगी देश के रूप में सम्मिलित हुए, ये दूसरा कथन दे देगा, और पूछेगा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर देखा जाए दोनों कथन सही हो जाते हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो इस प्रकार से दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग, अब ये जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीमा सड़क संगठन ने अपने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत लद्दाख के मिगला पास पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग बनाया है। ठीक है, ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां पर बना है, लद्दाख के मिगला पास के पास बना हुआ है। जो ये मिगला पास है यहीं पर बनाया गया है इसको, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग है। यहां पर देखा जाए इसने 2021 के बनाए गए जो उमलिंगला पास था, उमलिंगला पास पर 19,024 फीट की ऊंचाई का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, जिससे भारत ने एक बार फिर विश्व में उच्चतम सड़क निर्माण का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आगे चर्चा करें, शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। आइए चर्चा करते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, और विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ये कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन, ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया था। देश भर के 1.5 लाख स्कूल से 1 करोड़ से अधिक छात्र आत्मनिर्भर और नवाचार पर आधारित इस पहल में भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखना विकसित भारत बिल्डथॉन के अध्यक्ष यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर है, और ब्रांड एम्बेसडर से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है इवन 2018 यूपीपीसीएस, ठीक 2018 में आपसे सवाल पूछा गया है। किससे सवाल पूछा गया था, हिमा दास, ठीक, हिमा दास से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। हिमा दास को किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो मुझे किस चीज का बनाया गया था ये नहीं याद है, लेकिन हिमा दास से रिलेटेड वो सवाल था, इस वजह से इतना याद है कि हिमा दास को बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं ईरानी कप खिताब। अब ये जो ईरानी कप खिताब है, ईरानी कप टाइटल, इसके बारे में चर्चा करें तो विदर्भ ने शेष भारत को 93 से रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप का खिताब जीता है। यानी कि विदर्भ ने जीता है, किसको हराया है, तो शेष भारत को हराया है। ठीक है, शेष भारत को हराया है 93 रन से, और लगातार तीसरी बार, यहां पर देखा जाए लगातार नहीं मतलब तीसरी बार इससे अपने ईरानी कप का खिताब जीता है। देखा जाए तो यह मुकाबला 5 अक्टूबर 2025 को नागपुर में खेला गया था, जहां विदर्भ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आगे चर्चा करें, जो INS एंड्रोथा है ये नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक, INS एंड्रोथा नौसेना में शामिल। चर्चा करते हैं यहां पर, तो भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी जो युद्धपोत है INS एंड्रोथ, इसको 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम के नेवी डकयार्ड में शामिल किया गया है। इसे गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया गया है। जो गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता है, वहीं पर एंड्रोथ को बनाया गया है, और देखा जाए इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यहां पर चर्चा करें तो यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा पोत है। इसका नाम लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर रखा गया है। ठीक है, जो एंड्रोथ द्वीप है उसी के नाम पर ये जो INS एंड्रोथ है इसका नाम रखा गया है, और इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कहां पर देखा जाए तो विशाखापत्तनम नेवी डकयार्ड में इसको शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर देखा जाए नया एंड्रोथ पूर्वी INS एंड्रोथ जो P69 की जगह लेगा, जिसने नौसेना का 27 साल तक सेवा किया था। ठीक है, तो यहां पर जो INS एंड्रोथ है ये पुराना जो INS एंड्रोथ था P69 इसका स्थान लेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखा जाए शास्त्रीय नृत्यांगना है संध्या शांताराम, इनका निधन हो गया है। चर्चा करें यहां पर देखा जाए तो प्रसिद्ध अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना संध्या शांताराम का 3 अक्टूबर 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखा जाए तो उन्होंने भारतीय सिनेमा और नृत्य कला दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी प्रमुख फिल्में नवरंग, झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ, अमर भोपाली, पिंजरा और जल बिन मिछरी, नृत्य बिन बिजली, ठीक है, जन
जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, ये इनकी कुछ प्रमुख फिल्में रही थी। ठीक है, आगे देखें 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार चर्चा करते हैं। यहां पर देखें तो 2025 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक है मैरी ई ब्रोको और फ्रेड राम्सडेल तथा जापान के हैं सिमोन साकागुची। ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से देखा जाए तो फिजियोलॉजी का या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किस लिए प्रदान किया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए प्रदान किया गया है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए मैरी ई ब्रोको, फेड राम्सडेल और जापान के सिमोना साकागुची को प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए। यहां पर देखा जाए इस शोध ने प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने से रोकने की प्रक्रिया को समझाया है, जिससे ऑटो इम्यून रोग, टाइप 1 डायबिटीज, मल्टीपल सेलेक्सरोसिस और कैंसर के उपचार में नई दिशा मिली है। यह पुरस्कार स्वीडन के कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा घोषित किया गया, जिसकी राशि देखा जाए तो लगभग 10.3 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये जो 10.3 करोड़ रुपए है ये राशि इन तीनों लोगों में साझा की जाएगी, जिनमें जो मैरी ई ब्रोक और फ्रेड राम्सडेल है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, और जबकि जो सिमोन, ठीक है, सिमोन साकागुची है ये जापानी वैज्ञानिक है। चलिए आगे देखते हैं 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल एच दोबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस है। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना है। जॉन क्लार्क का नाम याद रखिए, मिशेल एच दोबोरेट का नाम याद रखिए, ठीक, और तीसरा नाम है जॉन एम मार्टिनिस। इन तीनों लोगों को देखा जाए तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 के लिए। ठीक, यहां पर देखा जाए तो यह सम्मान माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट पे ऊर्जा क्वांटमाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया है। इनके शोध ने क्वांटम मैकेनिक्स में सूक्ष्म कणों को आगे बढ़कर विद्युत परिपथ और सुपर कंडक्टिव सिस्टम जैसे बड़े पैमाने पर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग तकनीकी में नए आयाम खुले हैं। ठीक है, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो भौतिकी का नोबेल होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और वहीं पर जो फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए अब यहां पर जो महत्वपूर्ण सवाल थे, पॉइंट थे, वो खत्म हुए। अब आपसे कुछ क्विज, यहां पर क्विज टाइम है, तो यहां पर आपका जो नॉलेज टेस्ट है उसको किया जाएगा। कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखा जाए पहला सवाल क्या है कि तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 पर्यावरण विज्ञान में किसे मिला है? डॉक्टर टी राजेंद्रन को, प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स को, डॉक्टर वेंकट रमन को या प्रोफेसर एम सुंदर राजन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है DPIIT ने बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम हेतु किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? बायोकॉन के साथ, थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ या रिलायंस लाइफ साइंसेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, माई भारत मोबाइल ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? NIC के द्वारा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो मीटी के अंतर्गत आता है इसके द्वारा, या सीडेक के द्वारा या BECIL के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आप बताएं। माई भारत मोबाइल ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस का लक्षित कुल उत्पादन 2030-31 तक कितना है? कितने का लक्ष्य रखा गया 2030-31 तक उत्पादन का? 300 लाख टन, 320 लाख टन, 350 लाख टन या 375 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनेस्को मॉन्डिया कल्ट 2025 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पेरिस में, बार्सिलोना में, रोम में या वियना में। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखा जाए 6 है, गजरक्षक ऐप किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? कान्हा टाइगर रिजर्व से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से या पन्ना टाइगर रिजर्व से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2025 में ई कचरा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, NCRB 2023 के अनुसार सड़क दुर्घटना मौतें सर्वाधिक किन राज्यों में रही? महाराष्ट्र गुजरात में रही, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में रही, मध्य प्रदेश राजस्थान में रही या केरल बिहार में रही। क्वेश्चन नंबर 9 है, BRCP फेज 3 अवधि क्या है? जो BRCP की फेज 3 है इसकी अवधि क्या है? 24 से 29, 25 से 30 तक, 25 से 31 तक या 26 से 31 तक।
और अंतिम सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग बीआरओ ने कहां बनाया है? जो खारदुंगला पास है वहां पर, नाथुला पास है वहां पर, जो मिगला पास है लद्दाख में यहां पर, या उमलिंगला पास है यहां पर। ठीक है, और ये देखा जाए तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग है। बीआरओ के द्वारा इसको बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 46 मिनट के आसपास, 47 मिनट के आसपास ये वीडियो है, और इस 46-47 मिनट के आसपास के वीडियो में देखा जाए 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको कवर करने का प्रयास किया गया। अगले वीडियो में, यानी कि दूसरा वीडियो जो हमारा आएगा, उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और उसी के साथ हम लोगों का जो रिमेनिंग करंट अफेयर वो हो जाएगा कंप्लीट। और साथ साथ में देखा जाए तो अगले 1 से 2 दिन में बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है, ठीक, सितंबर महीने का, और यूपी स्पेशल का सितंबर महीने का करंट अफेयर भी, मासिक करंट अफेयर जो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि जल्दी जल्दी जो करंट अफेयर हमारे एग्जाम के कारण जो छूटे हुए थे, अब उनको हम लोग फिर से वापस से कंटिन्यू करते हैं और वापस से अपने ट्रैक पर आते हैं, ताकि रिवीजन भी चलता रहे, टेस्ट भी चलता रहे, और आप आसानी से सारी चीज़ें पढ़ते भी रहे, सारी चीज़ें आपके नॉलेज में बनी रहे लगातार। ठीक है, तो वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहें, पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ आप साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।